गुड मॉर्निंग। आइए आप अपना चैनल ज्ञानोदयम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हिंदी में हम गैर निष्पादित परिसंपत्तियां के नाम से जानते हैं। तो आज इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि सुर्खियों में रहने का इसका क्या कारण है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अर्थात एनपीए होता क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके कितने प्रकार हैं, और उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और सरकार के द्वारा अभी तक क्या कार्य किए गए हैं और भविष्य में इसमें क्या संभावनाएं हो सकती है। आइए एक एक करके देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात 2022-23 में कम होकर 3.9% रह गया है। हम बात करते हैं एनपीए के बारे में कि एनपीए ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसके मूलधन या उस पर देय ब्याज के भुगतान में डिफ़ॉल्ट किया जाता है या तय अवधि से बकाया रहता है। साधारण भाषा में एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक जब बैंकों के ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं मिलता है या मूलधन को नहीं चुकाया जाता है तो बैंक ऋण को एनपीए कहा जाता है। ऋण के मूलधन व ब्याज की बकाया अवधि के आधार पर एनपीए को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कोई ऋण तब तक बकाया माना जाता है जब उसके मूलधन या देय ब्याज के भुगतान में देरी होती है या भुगतान नहीं किया जाता है। वहीं किसी ऋण पर देय ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया होने पर वह एनपीए में बदल जाता है। जीएनपीए उन सभी ऋण परिसंपत्तियों का जोड़ है जिन्हें एनपीए के वर्गीकृत में किया गया है। अब हम बात करते हैं कि एनपीए को किस वर्गीकृत किन किन आधारों पर किया गया है। तो एनपीए को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स के बारे में। ऐसे एसेट्स जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए बने रहते हैं। दूसरा है डाउटफुल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो 12 महीने से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में बने रहते हैं। और तीसरा है लॉस एसेट्स। ऐसी परिसंपत्तियां जिसे बैंक पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं करते लेकिन हानि के रूप में अपने खाते में दर्ज करते हैं, उन्हें लॉस एसेट्स कहा जाता है। सामान्यतः बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा आरबीआई ऐसे एसेट्स को लॉस या हानि मान लेता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एनपीए के बारे में हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ऋण देने की दोषपूर्ण प्रक्रिया, किसी व्यक्ति या संस्था के ऋण वापस चुकाने की क्षमता या उसके पुराने क्रेडिट विवरण को अच्छी तरह से जांच किए बिना ऋण दिया जाता रहा है। इस वजह से पीएसबी में एनपीए की समस्या पैदा होती है। दूसरा है कि वित्तीय संस्थानों के बीच आपस में सहयोग की कमी कारण ऋणी एक से अधिक बैंकों में डिफ़ॉल्ट करते हैं। तीसरा है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर, ऐसे ऋणियों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके पास अपने साधन से ऋण चुकाने के लिए धन तो है लेकिन फिर भी वे ऋण चुकाना नहीं चाहते तथा ऋण के पुनर्भुगतान में डिफ़ॉल्ट करते हैं। तीसरा है औद्योगिक रुग्णता, कंपनी का प्रबंधन नहीं करना, पर्याप्त संसाधनों की कमी और तकनीकी प्रगति की कमी तथा बदलती सरकारी नीतियां औद्योगिक रुग्णता का कारण बनती है। ऐसे उद्योगों को ऋण देने वाले बैंक कम ऋण की ही वसूली कर पाते हैं। इसका असर बैंकों के लाभ और नकदी पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि एक और है इसमें कि विनियामकीय मुद्दे, आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने और पीएसबी द्वारा बैंकिंग संचालन में विनियामकीय दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने से धोखाधड़ी बढ़ती है तथा एनपीए में भी वृद्धि होती है। तो अभी तक हमने बात किया कि एनपीए की सुर्खियों में रहने के कारण क्या है और ये क्या होते हैं, कितने वर्गों में से वर्गीकृत किया गया है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या प्रभाव। अगर एक डेटा की यदि हम बात करें तो
वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल सितंबर में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई। यह 14,483 हो गई है। एक साल पहले अर्थात 2022-23 की समान अवधि में इस तरह के 5,396 मामलों की रिपोर्टिंग की गई थी। अब हम बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले आर्थिक समृद्धि। एनपीए में वृद्धि की वजह से बैंक अन्य उत्पादक विकास संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण नहीं दे पाते हैं। इससे आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती है, रोजगार के अवसरों में कमी आती है और मुद्रास्फीति जैसी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा है कि अधिक ब्याज दर। एनपीए में वृद्धि होने से बैंकों के घाटे को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। इससे व्यक्तियों और कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो सकता है। तीसरा है बैंकों पर जनता का भरोसा कम होना। एनपीए में वृद्धि के कारण बैंकों की प्रतिष्ठा, संचालन और व्यवसाय प्रभावित होता है। इससे बैंकों पर ग्राहकों का भरोसा भी कम होता है। साथ ही वित्तीय स्थिरता पर भी बुरा असर पड़ता है। लंबित मामले। अदालतों की वर्तमान व्यवस्था ऋण वसूली की समस्या से निपटने के लिए अधिक दक्ष नहीं है। इस वजह से अदालतों में से लंबित मामलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। साथ ही ऋण वसूली के मामलों की अधिक संख्या का निपटान करने के लिए पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा एनपीए को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले है कि वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा के लिए प्रवर्तन अधिनियम, जिसे SARFAESI एक्ट 2002 नाम दिया गया, यह सिक्योरेट ऋणदाताओं को मूलधन या ब्याज के पुनर्भुगतान में डिफ़ॉल्ट होने पर ऋणी द्वारा जमानत के रूप में रखी गई संपत्तियों को कब्जे में लेने का अधिकार देता है। दूसरा है कि ऋण वसूली अधिकरण। इसे ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। चौथा है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016। इसके तहत कारपोरेट व्यक्तियां साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान को समयबद्ध तरीके से यानी 180 दिनों के भीतर समाधान करने का प्रावधान किया गया है। इस अवधि को और 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका लक्ष्य बैंकों के एनपीए को कम करना तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार करना है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित किया गया है। इसकी अधिकांश शेयरधारिता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास है। अगला है कि इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पीएसबी में सुधार करना तथा उनका पुनर्जीकरण करना है। अब बात करते हैं कि ट्रेड एंड प्रोग्राम ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 के रिपोर्ट आया है, जिसमें कुछ बातें उभर कर सामने आई है, जैसे कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट 2022-23 में 12.2% बढ़ी, वहीं विगत 9 वर्षों में सबसे अधिक है। 2022-23 में शहरी सहकारी बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट 2.3 की वृद्धि हुई, वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संयुक्त बैलेंस शीट में 14.8 की वृद्धि हुई। असुरक्षित माने जाने वाले रिटेल सेगमेंट में बैंक ऋण वृद्धि कुल बैंक वृद्धि से सबसे आगे निकल गई। एनबीएफसीएस द्वारा ऋण दिए जाने में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा और अनुरक्षित ऋणों की वृद्धि के कारण हुआ है। 2022-23 के दौरान बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि 6 साल के निचले स्तर पर आ गई। वहीं धोखाधड़ी में शामिल औसत राशि 1 दशक से सबसे कम रही। यदि हम बात करें कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का CRAR सितंबर 2023 के अंत में 16.8 तक पहुंच गया। यह अनुपात यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बैंकों के पास जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद है। रिपोर्ट में ये लाभ के अलावा ये महत्वपूर्ण आंकड़े के अलावा कुछ चिंता भी व्यक्त की गई है, जो इस प्रकार है। बैंकों के निर्देशकों को लंबा कार्यकाल, जोखिम प्रबंधन पर व्यापक नीति का अभाव और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा नियमों के पालन में कोताही की समस्या मौजूद है। एनबीएफसीएस द्वारा दिए जाने वाले कारपोरेट ऋण में कंस्ट्रक्शन रिस्क बढ़ा। साथ ही बैंकों से एनबीएफसी उधार लेने के चलन में वृद्धि के कारण भी बढ़ा है।
अगला है कि सरकारी स्वामित्व वाले NBFCs के 50 सबसे बड़े ऋण NBFC क्षेत्र के तहत कुल कारपोरेट ऋण का लगभग 40% था। ये सभी 50 मामले विद्युत क्षेत्र को दिए गए ऋण से संबंधित जो कोई समस्याओं का सामना कर रहा है और ऐसे में इनके ऋण की वापसी कठिन है। आगे हम बात करते हैं कि भविष्य में इसमें कुछ सुधार दिखने को मिल रहा है या नहीं, तो इस प्रकार है। पहले हम इसके एक करके पॉइंट को देख लेते हैं, फिर हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। सरकारी समर्थन, ऋण देने के बाद उस पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना, ऋण को मंजूरी देने की प्रक्रिया और संस्थागत तंत्र, विकास वित्तीय संस्थानों और जोखिम प्रबंधन। सरकारी समर्थन, एक व्यापक 4R रणनीति अपनाकर NPAs को कम और PSB को मजबूत किया जा सकता है। ये 4R है: रिकॉग्नाइजेशन, रिसोल्यूशन, रिकैपिटलाइजिंग और रिफॉर्म। इसे हिंदी में हम जानने का प्रयास करेंगे: पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार। अगला है ऋण देने के बाद उस पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना, एक प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था है। व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करनी चाहिए। इसका उद्देश्य संकट वाले ऋण खातों में समय पर पता लगाने, डिफ़ॉल्ट के शुरुआती संकेतों को पहचानने तथा प्रबंधन को इन पहलुओं के समय पर जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाना। बात करते हैं संस्थागत तंत्र की, तो बड़ी औद्योगिकियों और अवसंरचना परियोजनाओं तथा लंबे समय के लिए वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए विकास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद है कि जोखिम प्रबंधन, बैंकों को किसी एक समूह, एक क्षेत्र को दिए अधिक ऋण अथवा समान परिपक्वता अवधि वाले अधिक ऋण जुड़े कंस्ट्रक्शन रिस्क को कम करने पर विचार करना चाहिए। और इसके अंतर्गत कुछ हम बातों को देखते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन रिस्क को कम करने के लिए बैंकों को अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समूह के बदले अधिक समूह को किसी एक क्षेत्र के बजाय कई क्षेत्रों को ऋण देना चाहिए। इससे किसी एक क्षेत्र में मंदी या संकट से बैंक कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं किसी एक क्षेत्र को अधिक ऋण दे देने से NPA का खतरा बढ़ जाता है। तो ये था आज हमारा NPA से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।